हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी क्षितिज से पाठ 12 कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय एवं उसके साहित्यिक परिचय पर नज़र डालें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभात पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्यिक देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोक गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपमान से उन्हें कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी यानी कि ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का, आज़ादी का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो आइए इसकी व्याख्या देखिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। शब्दार्थ देखिए। घेरे में यानी कि बंधन में, बटमार यानी कि रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले, तम अंधकार, हिमकर चंद्रमा, कालीमा मई काले रंग वाली, आली क्या होता है, सखी। कवि कोयल की ध्वनि सुनकर उससे पूछता है कि इस समय तुम रह कर क्या गाती हो। अपनी इस ध्वनि यानी कि अपनी इस आवाज़ के माध्यम से तुम किसके लिए और क्या संदेशा लाती हो, मुझे उसके विषय में बताओ। कवि अपने विषय में उसे बताता है कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकुओं, चोरों तथा रास्ते में दूसरों को लूटने वाले बदमाशों के बीच बंद हूँ। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं
देती। यहाँ ऐसी दशा बना दी गई है कि न हम मर सकते हैं और न ही भली भांति जी सकते हैं, बस तड़पते रहते हैं। यहाँ हमारे जीवन पर दिन रात कठोर पहरा लगाया गया है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के प्रभाव के समान है। कहने का भाव है कि जिस प्रकार अंधकार में कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में किसी के साथ सही न्याय नहीं होता, अर्थात अन्याय होता है। अब रात काफ़ी बीत चुकी है। चंद्रमा भी मानो निराश होकर चला गया है और उसके जाने के पश्चात रात पूर्णतः अंधकार में हो गई है। इस कालीमयी अर्थात गहरे काले रंग वाली कोयल, तू इस अंधेरी रात में क्यों जाग रही है? तुझे क्या गम या फिर क्या चिंता है? अर्थात कहने का भाव है कि जहाँ एक ओर कवि के मन की निराशा का वर्णन है, तो दूसरी ओर अंग्रेज शासन के अत्याचारों को उजागर किया गया है। इसकी भाषा जो है वो सरल, सहज एवं भावानुकूल है। चांद का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। तत्सम शब्दों का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग हुआ है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवितांश में लय, तुक एवं संगीत का सुंदर समन्वय है। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने बताया है कि अंग्रेजी सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर झूठे मुकदमे चलाकर उन्हें कारागार में बंद कर देती थी, यानी कि उन्हें जेल में बंद कर देती थी। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वे न तो जी सकते थे और न ही मर सकते थे। उन पर दिन रात कठोर पहरा लगाया जाता था। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि की चीखी कोकिला, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ: हुक बोलना, वेदना पीड़ा, मृदुल कोमल या फिर मधुर, वैभव क्या होता है धन संपत्ति या फिर सुख, बावली पागल, दावानल जंगल की आग, ज्वालाएं लपटे, आग की जो लपटे होते हैं उनको ज्वालाएं बोलते हैं। व्याख्या देखिए कि कविवर माखनलाल चतुर्वेदी अर्धरात्रि के समय कोयल की पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर उससे पूछते हैं, हे कोयल, तू इस प्रकार पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी आवाज़ में क्यों बोल उठी है? बताओ तो सही, तूने क्या किसी को लूटते हुए देखा है? तू सदा मधुर ध्वनि में बोलने के कारण मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक सी लगती है, किंतु आज ऐसी वेदना युक्त यानी कि पीड़ा युक्त आवाज़ में क्यों बोल रही हो? हे कोयल, क्या तुम पगला गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार कूकने लगी हो? क्या तुम्हें कहीं जंगल में लगी आग की लपटें दिखाई दी हैं जिन्हें देखकर तुम इस प्रकार हूक रही हो? अर्थात कहने का भाव है कि कवि रात्रि के समय कोयल के कूकने की ध्वनि को सुनकर आशंकित है, आश्चर्यचकित है और उसे इस प्रकार रात को कूकने का कारण जानना चाहता है, क्योंकि कवि को कोयल की ध्वनि में मृदुलता यानी कि कोमलता की अपेक्षा पीड़ा अनुभव होती है। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का सार्थक प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। भाषा प्रसाद गुण से संपन्न है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि कोयल से कह रहा है। कवि ने कोयल के अर्धरात्रि के समय कूकने से किसी के लुटने, कोयल के पगला जाने या जंगल में आग लगने से लपटों को देखना आदि कारणों की कल्पना यहाँ पर की है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों
ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। शब्दार्थ। गहना क्या होता है? आभूषण। चरकचू यानी कि कोहलू के चलने पर निकलने वाली ध्वनि। मोट खींचना। पुर चरसा यानी कि चमड़े का डोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ बैल के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। गजब ढाना यानी कि जुल्म करना। तो कवि ने कोयल से पूछा है कि क्या वह देख नहीं सकती कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें जंजीरों के गहने पहनाए हुए हैं। ये हथकड़ियाँ जो हमने पहनी हुई हैं यही तो ब्रिटिश राज्य के गहने हैं जो वह भारतीयों को पहनाता है। कहने का भाव है कि ब्रिटिश शासक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल देते थे। कवि पुनः कहता है कि कैदियों से कोहलू चलवाया जाता था जिससे जो चरकचू की ध्वनि निकलती थी, आवाज़ निकलती थी, वह मानो हमारे जीवन की तान हो, लय हो। यहाँ कारागार में रहते हुए स्वतंत्रता सेनानी भी मिट्टी पर अपनी उंगलियों से ही देशभक्ति के गीत लिखते हैं। मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ, अर्थात कुएं से पानी निकालता हूँ। कवि मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मैं कुएं से पानी नहीं अपितु ब्रिटिश शासन की अकड़ यानी कि उनका अहंकार के कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। कवि पुनः कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि दिन में रुलाने वाली करुणा पीड़ा क्यों जगे, अर्थात दिन में हम करुणा के भाव को चेहरे पर व्यक्त नहीं करते ताकि अंग्रेज शासक यह न समझे कि हम टूट चुके हैं। इसलिए तू भी रात को करुणा जगाने वाली ध्वनि करके गजब ढा रही है यानी कि जुल्म कर रही है। कवि के कहने का भाव है कि ब्रिटिश शासन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार करता था। वह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता था। साधारण अपराधियों और स्वतंत्रता सेनानियों में उसे कोई अंतर महसूस नहीं होता था। कवि ने अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार को दर्शाकर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का सफल प्रयास किया है। इसमें खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और संपूर्ण काव्यांश में प्रश्न यानी कि कवि प्रश्न पूछ रहा है कोयल से, तो प्रश्न अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। गजब ढाना मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा क्या है? ओजस्वी है। संपूर्ण भाव ओजस्वी वाणी में उद्घाटित किए गए हैं। इन पंक्तियों में कवि का स्वाभिमान अभिव्यक्त हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी दिन में अपने चेहरे पर करुणा के भाव नहीं आने देते थे ताकि अंग्रेज अधिकारी यह न समझे कि वे टूट चुके हैं। इसलिए कवि कोयल से भी यही कहता है कि तू भी दिन में न कूक कर अब रात को ही कूकती है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोली तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। विद्रोह बीज क्या होता है? विद्रोह की भावना। तो कवि ने कोयल से पूछा है कि तुम इस रात के इस शांत समय में और गहन अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो, इस विषय में तो कुछ बोलो। इस प्रकार अपनी मधुर भाषा के द्वारा तुम क्रांति के बीज बो रही हो। कहने का भाव है कि कोयल की ध्वनि में कवि को विद्रोह की भावना अनुभव हुई है। कवि भी अपनी मधुर भाषा में रचित कविता के द्वारा लोगों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है। कवि के कहने का भाव है कि रात के शांत वातावरण में कोयल की ध्वनि मधुर होते हुए भी विद्रोह के भाव युक्त प्रतीत होती है।
रात के गहन अंधकार एवं शांत वातावरण में जब संपूर्ण संसार सोया हुआ है, तब कोयल अपनी ध्वनि द्वारा एक हलचल उत्पन्न करना चाहती है। इसी प्रकार कवि अंग्रेजों के शासन में व्याप्त अंधकार अंधकार अर्थात न्याय के प्रति जनता को सचेत करने का संदेश देना चाहता है। तो संपूर्ण जो काव्यांश है उसकी भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। शब्द चयन भावानुकूल है। कवितांश में तुक, लय एवं संगीत का समन्वय है। प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें कवि ने बताया है कि विद्रोह की भावना केवल ओजस्वी भाषा में नहीं अपितु मधुर वाणी में भी उत्पन्न की जा सकती है। काली तू रजनी भी काली, शासन ही करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की बयाली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मद माती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। रजनी यानी कि रात, करने काली, करनी क्या होता है कर्म यानी कि बुरे कर्म, लो श्रृंखला लोहे की जंजीर, हूँ कृति हुंकार, व्याली सर्पिणी, आली सखी, मदमाती यानी कि मस्ती में। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है कवि ने अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय एवं अत्याचारों का उल्लेख किया है। कैदी रूपी कवि कोयल से कहता है कि तू काली है और रात भी क्या है काली है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के कर्म भी क्या है काले हैं, यानी कि उनके काम है जो कर्म है वो भी काले हैं, अर्थात उनके द्वारा किए गए सभी कार्य क्या हैं बुरे हैं। उसकी कल्पना भी काली है, अर्थात वे बुरा ही सोच सकते हैं। जिस कोठरी में मुझे बंद किया गया है वह भी क्या है काली है। मेरी टोपी भी काली है, मुझे जो कम्बल दिया गया है वह भी काला है, जिन जंजीरों से मुझे बांधा गया है उनका रंग भी क्या है काला है। हे कोयल, उनके द्वारा बिठाए गए पहरे की हुंकार सर्पनी की भांति काली है। हे सखी, इतना कुछ होने पर भी वे गाली देकर बोलते हैं, किंतु इस काले संकट रूपी सागर के लहराने पर अर्थात जीवन पर संकट मंडराते रहने पर भी हमें मरने की अर्थात बलिदान देने की मस्ती छाई हुई है। हे कोयल, तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण पर किस प्रकार तैराती हो, मुझे इसका भेद बता दो। प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें कवि ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार एवं अन्याय को उद्घाटित किया है। वे स्वतंत्रता सेनानी संकट काल की चिंता न करके अपने जीवन का बलिदान करने की मस्ती में झूमते रहते हैं। कवि ने उनकी बलिदान की भावना के माध्यम से भारतीयों के देश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया है। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। संकट सागर में रूपक अलंकार है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में क वर्ण की यानी कि काली क वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि ने काली कोयल, रात्रि काली, ब्रिटिश शासन के कार्य काले, कल्पना काली, काल कोठरी काली, टोपी काली, कंबल काला और लोहे की काली जंजीरों की गणना की है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। डाली, डाली क्या होता है टहनी या फिर शाखा। नसीब भाग्य, संचार घूमना फिरना या फिर उड़ना। 10 फुट का संसार 10 फुट की लंबी कोठरी जिसमें कवि बंद है। कहावे वाह, प्रशंसा प्राप्त करना। गुनाह क्या होता है अपराध।
विषमता, अंतर, रणभेरी, युद्ध का, नगाड़ा, हुंकृति, हुंकार, कृति, रचना, मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी, आसव, आसव क्या होता, अर्क या फिर आनंद, प्रसन्नता। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने कैदी और कोकिला के जीवन की स्थितियों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कैदी के जीवन के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त की है। कैदी कोयल से कहता है कि तुझे बैठाने के लिए हरी भरी यानी कि तुझे बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिलती है और मुझे काल कोठरी मिली हुई है, अर्थात वह कारागार में बंद है। तेरे उड़ने के लिए सारा आकाश है, जबकि मेरे लिए केवल 10 फुट की यह काल कोठरी है, अर्थात कैदी को 10 फुट की छोटी सी कोठरी में बंद किया गया है। इतना ही नहीं, लोग तेरे गीतों को सुनकर वाह वाह कर उठते हैं, अर्थात तेरे गीतों की सराहना यानी कि प्रशंसा की जाती है, किंतु मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है, अर्थात मैं तो रो भी नहीं सकता। हे कोयल, तेरे मेरे जीवन में कितना बड़ा अंतर है, यानी कि कितनी बड़ी विषमता है। तू इस विषमता को देखते हुए भी युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। कवि कोयल से पुनः प्रश्न पूछता है कि इस हुंकार पर मैं अपनी रचना में क्या कर सकता हूँ, अर्थात अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में विद्रोह की भावना भी भर सकता हूँ। हे कोयल, तू ही बता कि महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर प्राणों का आनंद किस में भर दूं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों के लिए समूचा संसार रहने के लिए है और कुछ को कैद में बंद किया गया है। यहाँ तक कि संपूर्ण भारत ही कारागार जैसा लगता है। अंग्रेजी शासन के इस अन्याय को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सत्य व्रत धारण किया हुआ है। हमें उसमें सम्मिलित होकर उनका साथ देना चाहिए। यानी कि कवि ने जीवन की परिस्थितियों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कैदी के जीवन के प्रति भारतीयों के मन में सहानुभूति उत्पन्न की है। साथ ही कवि ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के दृढ़ निश्चय को भी उजागर किया गया है। तुलनात्मक शैली में विषय आकर्षक बन पड़ा है। नसीब, गुनाह आदि उर्दू शब्दों का सार्थक प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन विषय अनुकूल है। कवि ने कैदी और कोकिला के जीवन का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि कोयल हरी भरी टहनी पर बैठी थी और कैदी के भाग्य में काल कोठरी है। इसी प्रकार कोयल खुले आकाश में उड़ान भर सकती है, जबकि कैदी 10 फुट लंबी कोठरी में बंद है। कोयल की ध्वनि को सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि कैदी अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार कैदी और कोयल के जीवन में अत्यधिक विषमता है। कवि ने मोहन दास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के देश को स्वतंत्र कराने के व्रत की ओर भी संकेत किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।